आज जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एक वो है डायोड को हमने स्टडी किया था कि डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड किस तरह बनता है, उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर किस तरह बनती है, हमने ये डिस्कस किया था। लेकिन आज हम ये देखने के लिए जाएंगे कि डायोड को किस तरह सर्किट में कनेक्ट किया जा सकता है और डायोड का फ़ायदा क्या है, डायोड किस काम आता है, सर्किट का एक एसेंशियल पार्ट क्यों है। ये चीज़ें हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस करनी है। ये पिछला टॉपिक पी इंजेक्शन डायोड क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, किस तरह पोटेंशियल बैरियर उसके अंदर बनता है पी इंजेक्शन डायोड में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, नोट्स के अंदर मौजूद था टॉपिक, तो इसलिए मैंने एक नज़र फिर भी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर दी फर्स्ट स्क्रीन। हमने आज जो डिस्कस करना है वो ये देखना है कि भाई ये जो डायोड है आपका, ये किस तरह सर्किट में कनेक्ट किया जा सकता है। तो डायोड का जो कनेक्शन है उसको दो नाम दिए गए हैं। एक बाइसिंग कहलाती है, डायोड को बैटरी से कनेक्ट करने के प्रोसेस को बाइसिंग कहते हैं कि हम डायोड को बाइस कर रहे हैं। डायोड की जो बाइसिंग है वो दो तरह की है। एक आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग है और दूसरी जो है वो इसकी रिवर्स बाइसिंग है, यानी कि बैटरी से किसी भी सोर्स से अगर ये कनेक्ट होता है तो ये दो तरह बिहेव करता है। एक फॉरवर्ड बाइसिंग में बिहेव करता है और एक रिवर्स बाइसिंग में बिहेव करता है। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग से। अगर हम एक डायोड को यहाँ पे ड्रॉ करें, हमारे पास ये डायोड है, ठीक है जी। ये डायोड मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करा। इसके दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है जी। दो इसके टर्मिनल हैं आपके पास। ये जो बना होगा ये पी टाइप मटेरियल होगा और ये आपका एन टाइप मटेरियल होगा, ठीक है। अब मेरे पास जो बैटरी है उसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के भी दो टर्मिनल होते हैं। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं, when the positive terminal of a battery is connected with the p type material, positive मतलब p type, and the negative terminal of a battery is connected with the n type materials in pn junction diode, then what happen, फिर होगा क्या। आवाज़ फिर हल्की हो गई, अब चलो मैं ज़ोर से बोल देता हूँ। फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि पॉजिटिव जो हैं वो पॉजिटिव को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अभी यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बनी हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा था ना, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करते हैं, पुश करते हैं। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो बीच में जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने बैटरी 5 वोल्ट की दी है और यहाँ पर मैंने कोई डिवाइस लगा ली है कि चेक करना चाह रहा हूँ इसको 5 वोल्ट मिल भी रहे हैं या नहीं, तो पता ये चला 5 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट इस बैरियर को ब्रेक करने में ज़ाया हो गए। वो वोल्टेज सिर्फ इनको धक्का देके इधर से उधर जंप करवाने में लग गए। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिक्स हो गए, जंपिंग शुरू हो गई, तो अब चार्ज यहाँ पे फ्लो कर सकता है, रास्ता बन गया ना, ब्रिज जो है वो ओपन हो गया, अब ये रास्ता बन गया करंट के फ्लो होने का। तो बाकी का जो रिमेनिंग वोल्टेज था 4.3 वोल्ट, वो मुझे यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डायोड काम कर रहा है वो काम कर रहा है एज अ फॉरवर्ड बाइस, के करंट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वोल्टेज को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। और आउटपुट पे मुझे पूरे के पूरे वोल्टेज ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ वोल्टेजेस ज़रूर रिसीव हो रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ अ डायोड पी इंजेक्शन डायोड विद अ बैटरी इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। अब ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आप अप्लाई करें पी एन जंक्शन को सच दैट पोटेंशियल बैरियर जो है वो कैंसल्ड हो जाए, ब्रेक हो जाए और करंट को फ्लो करने की इजाज़त दे दे, देन द बाइसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। इन फॉरवर्ड बाइसिंग पी टाइप substance is connected with the positive terminal of a source battery and n type with the negative, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ये n टाइप के लिए, n type with the positive नहीं, सॉरी, नेगेटिव terminal of a source. Due to the electrostatic repulsion, carrier of n-type cross over the depletion layer.
यानी कि एन टाइप के जब पुश मिलता है तो वो क्रॉस कर जाते हैं ब्रिज को, क्योंकि पीछे से पुश मिल रहा होता है ना, देयर फॉर रिड्यूसिंग इट्स थिकनेस एज द रिजल्ट ऑफ विच हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेज। हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर बना हुआ था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे थे, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वो डिक्रीज होने लग जाती है। A small forward voltage is sufficient to completing eliminating the barrier, यानी कि एक थोड़ा सा वोल्टेज भी काफ़ी होता है जो ब्रेक कर देता है। जैसे 0.7 वोल्ट ने क्या करा, ब्रेक करा इस पोटेंशियल बैरियर को। वंस द बैरियर इज ब्रेक, जब ब्रेक आपका हो जाता है बैरियर, तो फिर रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है और एक पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है इंटायर सर्किट में, और करंट उस सर्किट में से फ्लो कर देता है। अब उस सर्किट में कोई भी चीज़ लगी हुई होगी तो उसको आपको करंट रिसीव होगा, उसको करंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सर्किट डायग्राम के एतबार से बनाऊं तो ये मेरा डायोड है। ठीक है, ये मेरा डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड। मैंने इसको इस तरह कनेक्ट करा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करा। दिस टाइप ऑफ बाइसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। इसके अंदर करंट फ्लो हो जाता है, कंप्लीट ना सही लेकिन कुछ ना कुछ फ्लो हो जाता है, और आउटपुट अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ वोल्टेज, अगर मैंने 5 वोल्ट दिए तो 4.3 वोल्ट कम से कम मुझे यहाँ रिसीव हो जाएंगे, जबकि 0.7 वोल्ट इसके पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने में लगेंगे, इसीलिए टोटल वोल्टेज हमें हासिल नहीं होता। इस किस्म की बाइसिंग को नाम दिया जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग का। अब दूसरी जो बाइसिंग है वो है आपकी रिवर्स बाइसिंग। अब अगर फॉरवर्ड समझ में आ गई है तो रिवर्स समझना कोई मुश्किल नहीं होगा ज़्यादा आपके लिए। ये मैं बनाता हूँ आपका डायोड दोबारा से। ठीक है, ये हो गए सपोज करो इसका पॉजिटिव एंड, ये हो गया इसका नेगेटिव एंड। ठीक है, और इस बार मैंने क्या करा, मैंने नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर अभी भी लोड मौजूद है। अब मैंने इसको 5 वोल्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, अब क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो ये जो डिप्लेशन लेयर यहाँ पे पहले से मौजूद थी, एक डिप्लेशन लेयर तो यहाँ पे मौजूद थी ना। ठीक है, जब ये पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट होने लगे, तो ये जो गैप था डिप्लेशन लेयर का ये बढ़ने लगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोग जो है ना वो बारात को एंजॉय कर रहे थे या किसी भी चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, अचानक से खाना खुला, सारे छोड़ छाड़ के भागते हैं ना खाने की तरफ, पूछते भी नहीं है कि तकरीर कौन कर रहा था और कौन था शामिल, तो सारे इस तरफ क्राउडेड हो जाते हैं जहाँ उनको अट्रैक्शन मिलती है। तो सिमिलरली ये जो नेगेटिव की बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होना है ना, यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव को यहाँ अट्रैक्शन मिल जाएगी तो ये सारे यहाँ भागेंगे। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव से ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा तो इनको अट्रैक्शन यहाँ मिलेगी, सारे यहाँ भागेंगे। जब ये सारे यहाँ भागेंगे, ये सारे यहाँ भागेंगे, तो बीच में जो डिप्लेशन लेयर है वो बजाय कम होने के और बढ़ने लग जाएगी। डायोड बैटरी नहीं है, डायोड एक डिवाइस है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगी, मज़ीद जो है वो डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी। डिप्लेशन लेयर पहले ही इतनी थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो और अब हो पा रहा था, अब वो इतनी ज़्यादा हो गई, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा, तो करंट के गुजरने का कोई चांस ही नहीं है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे 0 वोल्ट मिल के मिलेगा, मतलब कोई भी वोल्टेज मुझे आउटपुट पे नहीं मिलेगा। दिस टाइप ऑफ बाइसिंग इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। इसके अंदर आपको करंट आउटपुट पे नहीं मिलता। ठीक है, अब ज़रा देख लें रिवर्स बाइसिंग को। When an external voltage is applied to a PN junction diode in such a direction that the potential barrier is increased, potential barrier और increase हो जाता है, thus forbidding the flow of current is called reverse biasing, और करंट के फ्लो होने को रोकता है, इसको हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। इन रिवर्स बाइसिंग पी टाइप सब्सटेंस कनेक्ट होता है किससे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सोर्स एंड N type with the positive terminal of a source. Due to the electrostatic attraction, holes and the carrier of P type and N type moves away from the depletion layer. डिप्लेशन से और दूर जाने लगते हैं और उसकी थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। थिकनेस को इंक्रीज हो जाने की वजह से किसी किस्म का कोई करंट सर्किट से फ्लो नहीं हो सकता। अगर हम इसको डायग्राम के एतबार से बनाएं, हमारी डायग्राम कुछ इस तरह की होगी, ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा और ये पॉजिटिव, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये पॉजिटिव है, ये आउटपुट में मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। पोटेंशियल बैरियर वो गैप है, यूँ सपोज कर लें पोटेंशियल बैरियर बीच में समंदर है, मुझे एक जजीरे से दूसरे जजीरे में जाना है, बीच में समंदर है, तो समंदर जो है वो पोटेंशियल बैरियर का काम कर रहा है, आप वहाँ से नहीं गुजर सकते, ब्रिज बनेगा तो गुजरेंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में सपोज करो वो ब्रिज बन जाता है, रिवर्स बाइसिंग में वो ब्रिज और बड़ा हो जाता है, समंदर और सैलाब आ जाता है, सपोज करो समंदर और बाढ़ आ जाता है, फिर कहाँ से आप क्रॉस करें, वाली बात है।
ठीक है जी, बैरियर ब्लॉकिंग को ही बोल रहे हैं, एक तरह से सही कह रही हो। तो ये आपका कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। अब इसका फ़ायदा क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ डायोड जो है रेक्टिफिकेशन वो करवा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो है एसी। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किस तरह होता है, एक पॉजिटिव साइकिल आती है, फिर एक नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, और हर बार वो जीरो से होकर गुजर रही होती है। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, जिसमें एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान आपका जो वोल्टेज है वो अल्टर हो रहा है, अल्टर हो रहा है। ठीक है, जीरो वोल्टेज इसलिए होगा बेटा, करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर बढ़ गई ना। कोई भी बंदा जब जो जो पुल है वो पुल टूट गया, और जो है वो एक जजीरे से दूसरे जजीरे के दरमियान जो पुल बना हुआ था वो है ही नहीं। तो आपसे मैं कहूँ इस जजीरे से उस जजीरे में कितने बंदे जा सकते हैं, कोई जा ही नहीं सकता, तो करंट का फ्लो हो ही नहीं सकता, आउटपुट में कुछ मिलेगा ही नहीं। और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने एसी आपको सर्किट बनाया है, ये क्या कहलाया, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी के अंदर क्या होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मीन्स कहने का ये है, या तो सिर्फ इस तरफ करंट फ्लो हो रहा होगा ऊपर वाली साइड, या पॉसिबिलिटी है कि नीचे वाली साइड करंट फ्लो होगा। ये नेगेटिव डीसी कहलाएगा या पॉजिटिव डीसी कहलाएगा। लेकिन डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, या तो सिर्फ पॉजिटिव होता है या फिर सिर्फ नेगेटिव होता है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का डिफरेंस है। एसी करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है, जो रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन को बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, स्विच मारता है। जो डायरेक्ट करंट है उसके वोल्टेज भी कांस्टेंट रहते हैं और वो स्विचिंग भी नहीं करता, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जाता। ठीक है जी। तो अब डायोड जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारे मोबाइल के चार्जर से लेके हमारे लैपटॉप्स तक जितनी भी डिवाइसेज हैं वो डीसी वोल्टेज पे चलती हैं, एसी पे थोड़ी चलती हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तो अब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देगा कौन, ये डायोड है। तो डायोड जो है वो एज अ रेक्टिफायर काम करता है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे डायोड का दूसरा नाम रेक्टिफायर भी इसीलिए रखा गया क्योंकि डायोड रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को ईजी करता है, इसीलिए डायोड एज अ रेक्टिफायर कहलाता है। रेक्टिफिकेशन की फिर दो टाइप्स हैं, एक है आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है, ज़रा ये समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। देखिए, अगर मेरे पास एक एसी साइकिल जो है वो आ रही है, ये मैंने एसी साइकिल यहाँ पर इस तरह शो कर दी, ठीक है। और इसका सिंबल, ये तो मैंने वेव बनाई है ना कि वेव किस तरह पीछे से आ रही है। इसका जो इलेक्ट्रिक सिंबल है बस वही है कि इस तरह एक एसी सोर्स बना दो कि कनेक्टेड है। इसका मतलब ये बहुत सारी एसी साइकिल्स पीछे से कनेक्टेड आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया एक अदर डायोड, ठीक है। और यहाँ मैंने आउटपुट लगा दी, यहाँ मैंने एक डिवाइस लगा दी जिसके ऊपर मैं चेक करूँगा कि क्या मिल रहा है मुझे, आउटपुट चेक करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है। देखो होगा क्या, ये सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, वैसे तो एक सेकंड ही नैनो सेकंड का काम होता है। ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ना, ये पहले सेकंड की वेव है, पहले सेकंड में मुझे ये मिली, दूसरे सेकंड में मुझे ये मिली, ठीक है, तीसरे सेकंड में मुझे ये वाली वेव मिली, चौथे सेकंड में मुझे ये वाली वेव मिली, और पाँचवें सेकंड में मुझे ये वाली वेव मिली, एंड सो ऑन। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड, ये वेव मुझे यहाँ मिल रही है। यहाँ पहले कौन सी वेव आई, पहले सेकंड में, पहले सेकंड में मेरे पास ये वाली वेव आई, ये वाली वेव डायोड के पास है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा ये जो वेव मेरे पास आ रही है ये पॉजिटिव वेव है या नेगेटिव वेव है। तो जाहिर सी बात है ऊपर अपर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वेव जो है ना वो आपकी तरफ आ रही है। अच्छा, जब ये पॉजिटिव वेव डायोड के पास पहुंचती है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ डायोड कनेक्ट हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव वेव है, तो सपोज करो प्लस वोल्टेजेस जो है वो इस डायोड को मिल रहे हैं। प्लस वोल्टेजेस अगर प्लस वाली साइड पे डायोड के मिल जाएं तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में चला जाता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो डिप्लेशन लेयर टूट जाती है। डिप्लेशन लेयर टूट जाने का मतलब ये है
कि जो भी चीज़ आ रही है वो गुजर सकती है यहाँ से। तो ये वाली साइकिल आ रही है ना, ये पॉजिटिव साइकिल आ रही है, ये डायोड में से गुजर जाएगी। गुजरने के बाद ये मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मेरा पहला सेकंड है, ये मेरा दूसरा सेकंड है, ये मेरा तीसरा सेकंड है, ये चौथा एंड पांचवा। तो पहले सेकंड पे मैं यहाँ बैठा देख रहा था कि कोई वेव आई या नहीं आई, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट पे किस तरह का वेव सिग्नल मिला, ठीक है, क्योंकि डायोड ने इसको क्रॉस करवा दिया और मुझे यहाँ पर ये पहला सिग्नल मिल गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। दूसरे सेकंड में आ रही है ये नेगेटिव साइकिल, ठीक है। जब ये नेगेटिव साइकिल यहाँ पर पहुँची, जब ये नेगेटिव साइकिल यहाँ पर पहुँची इस तरह, ठीक है, नेगेटिव साइकिल, तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव साइकिल से कनेक्ट हो गया, मतलब कि नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट हो गया। जब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है तो डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है। बढ़ने का मकसद ये है कि इस वेव साइकिल को ये आगे जाने नहीं देगा, अपने पास ही रोक लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, दूसरे सेकंड पे मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई वेव आए। तो ये वाली जो वेव आनी थी, इसका मैं इंतज़ार कर रहा था ना, ये वाली वेव, ये वाली वेव डायोड ने आने नहीं दी, क्योंकि इस टाइम पे डायोड आपका रिवर्स बाइस था, तो उसने इस वेव को आगे नहीं छोड़ा। तो मुझे सिर्फ क्या है, आधी साइकिल मिली, और ये जो दूसरी हाफ साइकिल है ये मुझे नहीं मिली, ठीक है। अब तीसरे सेकंड पे आ जाए, तो तीसरे सेकंड में फिर पॉजिटिव साइकिल आ रही है, तो पॉजिटिव साइकिल मुझे मिल जाएगी। चौथे सेकंड में नेगेटिव साइकिल आ रही है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब आप नोटिस करें कि पूरी वेव में से, ये पूरी वेव है, इसमें से एक साइकिल मिल रही है, एक डिस्ट्रॉय हो रही है। पूरी वेव तो यही होती है ना, वेवलेंथ बोलते हैं इसे। तो एक वेव मिल रही है, एक डिस्ट्रॉय हो रही है। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि मिल सिर्फ पॉजिटिव रही है, नेगेटिव नहीं मिल रही। तो ये एक तरह से मैंने एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर दिया। मिल तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही साइकिल रही है, लेकिन बीच में आधी साइकिल ज़ाया हो रही है। तो इसीलिए इस किस्म की रेक्टिफिकेशन को नाम दिया गया है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन तो हो रही है, एसी डीसी में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर आधी वेव जो है वो रिसीव हो रही है, जबकि आधी वेव जो है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। अब ज़रा यहाँ पे एक नज़र इसे पढ़ लें। डायग्राम भी मेंशन है, वोल्टेजेस भी मेंशन है, और वेव फॉर्म भी मेंशन है। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में सबसे पहले आपने सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर समझना होगा। सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, तो वो ट्रांसफार्मर जो है वो मुझे एसी वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर एक इस तरह का एसी सिंबल बनाता हूँ और ये एसी साइकिल यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब अगर ये ट्रांसफार्मर जिस तरह मुझे एसी सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह है ट्रांसफार्मर, मैं ये शो भी कर देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर का वो एंड है जहाँ से इनपुट मिल रही है, और ये ट्रांसफ़र का वो एंड है जहाँ से ये आउटपुट मुझे देगा, ठीक है जी। ये इनपुट वाला एंड, इनपुट मिली, और फिर ट्रांसफार्मर ने मुझे आउटपुट दी। अब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो सेंटर से भी कनेक्ट होता है, सेंटर से कनेक्ट होने का मतलब ये है, ये मेरी एसी साइकिल को दो हिस्सों में ब्रेक कर देता है। ये जब मैंने इसको एक एसी साइकिल दी है, ये दो में कन्वर्ट हो जाएगी, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि एक एसी साइकिल दो में कन्वर्ट हो गई। और ये जो एसी साइकिल दो में कन्वर्ट होती है, ये हमेशा अल्टर होती है। अल्टर से मतलब ये है कि ये वाली साइड पे जब पॉजिटिव सिग्नल आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, तो उसके अपोजिट यहाँ पर आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल आ रही थी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही थी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो, इसने एक एसी सप्लाई को जो कि 200 वोल्ट की थी, सपोज करो 10 वोल्ट इंटू 100 वोल्ट इंटू 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर ली। मतलब सपोज करो इसकी 100 पीक ऊपर थी और 100 पीक नीचे थी, तो 50-50 के दो इसने यहाँ बना दिए, 50-50 के दो इसने यहाँ बना दिए। ऐसे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर, जो एसी इनपुट है आपका उसको दो एसी इनपुट में कन्वर्ट कर दे, और इस तरह कन्वर्ट करे कि डायरेक्शन रिवर्स हो। मतलब पहला वाला ट्रांसफार्मर अगर इस तरह चल रहा होगा, तो दूसरा वाला ट्रांसफार्मर इस तरह चल रहा होगा, ठीक है, एट द सेम टाइम। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर के बगैर हम कभी भी कन्वर्जन नहीं कर सकते फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है जी। अच्छा, अब ये समझ में आ गई ये बात, तो ज़रा सर्किट डायग्राम समझें। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ, सिर्फ मैं आसान समझा रहा हूँ, फिर सर्किट डायग्राम से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ आप इस वाले ट्रांसफार्मर को ना देखें, इस वाले सोर्स को ना देखें कि आपके पास मेन ये आ रही है, बस आप ये देखें आपके पास
अब दो सोर्स हैं, एक एसी सोर्स ये है, ठीक है, और एक एसी सोर्स ये है। ये कहाँ से आ रही है? ट्रांसफार्मर से। तो इसकी सोर्स को मैं उल्टा बनाऊंगा, जैसे पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव पहले बनाऊंगा, पॉजिटिव बाद में, इस तरह बनाऊंगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग है। ये वोल्टेजेस मैं दे रहा हूँ डायोड को, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया एक डायोड और यहाँ पर मैंने लगा दिया दूसरा डायोड, ठीक है जी, दो डायोड लगा दिए। अब देखें, इस वाले डायोड को जब पहला सेकंड होगा, और दोनों डायोड से आउटपुट में मिला के यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं आउटपुट ले रहा हूँ, ये पहले सेकंड की आउटपुट है, ये दूसरे सेकंड की, ये तीसरे सेकंड की, ये चौथे सेकंड की, यानी कि फर्स्ट सेकंड में यहाँ ऑब्जर्व करूँगा, दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे पे यहाँ। देखो पहले सेकंड में क्या हुआ, ये मैं वेव यहाँ पर बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, और उसी के अपोजिट वेव यहाँ पे बनेगी। जब पहला सेकंड था, पहले सेकंड में इस वाले डायोड पे ये वाली वेव आ रही थी, और पहले सेकंड में इस वाले डायोड पे ये वाली वेव आ रही थी। जब दूसरा सेकंड हुआ तो इस वाले डायोड पे ये वाली वेव आ रही है, और इस वाले डायोड पे ये वाली वेव आ रही है, ठीक है। तीसरे सेकंड पे इस वाले डायोड पे ये वाली वेव आ रही है, और इस वाले डायोड पे ये वाली वेव आ रही है, ठीक है। अब देखें होगा क्या, जब पहला सेकंड होगा, उस वक्त ये मेरा डायोड अगर D1 है सपोज करो, और ये मेरा डायोड D2 है, ठीक है, तो उस वक्त ये जो D1 है इसके पास पॉजिटिव आके टकराएगी, और पॉजिटिव जब पॉजिटिव से टकराता है तो डायोड किस कंडीशन में चला जाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये इस वाली साइकिल को यहाँ से जाने देगा, और यहाँ पर मुझे ये वाली साइकिल मिल जाएगी, ठीक है। जबकि उसी टाइम पे, उसी एक सेकंड पे, वही कहानी एक सेकंड की चल रही है, उस एक सेकंड पे इस वाले डायोड के पास आ रही थी नेगेटिव साइकिल। वो नेगेटिव साइकिल जब इसके पास पहुंचेगी तो ये वाला डायोड हो जाएगा रिवर्स बाइस, तो ये किसी भी चीज़ को आगे जाने नहीं देगा, नेगेटिव साइकिल यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो एट दैट टाइम, जब टाइम 1 सेकेंड था, D1 जो था मेरा फॉरवर्ड बाइस था, और D2 जो था वो मेरा रिवर्स बाइस था। तो मुझे फॉरवर्ड वाले D1 डायोड से पहली वेव साइकिल मिल गई। अब टाइम है दूसरा सेकंड और मैं यहाँ आके बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, दूसरे सेकंड पे ये वाला डायोड जो है मेरा, क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल इसके पास पहुँच रही थी, तो पॉजिटिव के पास जब नेगेटिव पहुँचेगा तो ये रिवर्स बाइस के अंदर चला जाएगा, और इसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो यहाँ से मुझे कोई साइकिल नहीं मिलेगी, यानी कि D1 जो है सेकेंड हाफ में मेरे पास रिवर्स में चला गया। लेकिन एट दैट टाइम उसी 2 सेकंड पे ये वाले डायोड के पास कौन सी साइकिल आ रही है? पॉजिटिव साइकिल आ रही है। तो ये वाला डायोड जो है वो कंडक्ट कर देगा, और मुझे पॉजिटिव साइकिल मुझे तो मिल जाएगी, मुझे आउटपुट पे D2 से मिल जाएगी इस बार, पहले D1 से मिली थी, अब D2। लेकिन मेरा टाइम जो है ना, उस टाइम के अंदर डिले नहीं आएगा, मतलब पहली साइकिल मिल गई पहले डायोड से, दूसरी साइकिल दूसरे से मिल गई, तीसरी वाली फिर पहले से मिल जाएगी, चौथी वाली फिर दूसरे से मिल जाएगी। मुझे हर सेकंड के ऊपर जो है ना वो वेव मिल रही होगी। जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था, एक सेकंड में वेव मिल रही थी, अगले सेकंड में गायब, अगले सेकंड में फिर मिल रही थी, फिर गायब। तो यहाँ पर अगर हर सेकंड में वेव मिल रही है तो ये फुल वेव मिल रही है ना, ये फुल वेव कहलाएगी, एक वेव, ये दो वेव, डिले नहीं आ रहा। तो जो डिले का नहीं आना है या वेव का कंप्लीट मिल रहा है, इस प्रोसेस को फिर हमने नाम दे दिया फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपके पास जो वेव है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का काम कर रही है, कि आपको आउटपुट के ऊपर पूरी की पूरी वेव मिल रही है। ये सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर के बगैर मुमकिन नहीं था। अब ज़रा ये सारी चीज़ें आप डायग्राम में देखें। डायग्राम में यहाँ पर इन्होंने जो मेन एसी सोर्स है वो नहीं दिखाई, उन्होंने कहा है कि जो मेन एसी सोर्स है उससे ये दो सोर्सेज मिल गई हैं, ठीक है। जब इसके पास नेगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव है, देखो अल्टरनेटिंग, ठीक है। और इसी तरह दो डायोड कनेक्ट कर दिए, एक ये वाली वेव यहाँ पर मिली है और ये वाली वेव यहाँ पर मिली। तो जब पॉजिटिव की बात करें तो देखो इस वाले ने कंडक्ट कर दिया होगा पहली वेव को, और आउटपुट पे आपको वेव मिल गई होगी इसकी मदद से। जबकि दूसरी वेव को इसने कंडक्ट नहीं करा होगा, आपको कुछ भी नहीं मिला। तीसरी वेव को इसने कंडक्ट कर दिया होगा, आपको वेव मिल गई। चौथी वेव को इसने कंडक्ट नहीं करा, आपको कुछ नहीं मिला। ये डायोड 1 डायोड 2 की कहानी हो गई, अगर ये मेरा डायोड 2 है। इस तरफ आ जाओ तो इसने पहली वेव को कंडक्ट नहीं करा होगा, दूसरी वेव को कंडक्ट कर दिया होगा, तीसरी वेव को कंडक्ट नहीं करा होगा, चौथी वेव को कंडक्ट कर दिया होगा। तो जब आउटपुट में सम करके देखूंगा, दोनों को एक साथ देखूंगा, तो पहले सेकंड में मुझे इसने दे दी साइकिल, दूसरे सेकंड पे इसने दे दी, तीसरे सेकंड पे इसने दे दी, चौथे सेकंड पे इसने दी। तो हर सेकंड पे मुझे आउटपुट के ऊपर वोल्टेज मिलता रहेगा। नेगेटिव को नेगेटिव ने क्यों नहीं आने दिया, ऐसा नहीं है। देखो
नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। जोया, डायोड तो मैंने एक ही तरीके से कनेक्ट किया हुआ है ना, ये वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का। यहाँ पर जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये नहीं जाने देगा, पॉजिटिव आएगी तो जाने देगा। तो नेगेटिव नेगेटिव से तो कनेक्ट कहीं हो ही नहीं रहा, नेगेटिव नेगेटिव से सर्किट में कहीं कनेक्ट हो ही नहीं सकता। डायोड को उल्टा करके लगाऊंगा तो ऐसा होगा, सीधा करके तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब इसको एक नज़र देख लें, सारी वर्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है, जिस तरह हमने डायोड के बारे में ये बात जानी कि डायोड जो है वो आपका टू टर्मिनल डिवाइस है। इसके पास एक पी टाइप सब्सटेंस होता है, एक एन टाइप सब्सटेंस होता है, डेट सेट। ट्रांजिस्टर इसके बरक्स तीन टर्मिनल से मिलके बना है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक एन टाइप मटेरियल है, फिर दोबारा से पी टाइप मटेरियल है, एंड देन एन टाइप मटेरियल है, तो ये हो गया सपोज करो एन टाइप मटेरियल, ये हो गया पी टाइप मटेरियल, और ये हो गया एन टाइप। तो पॉसिबिलिटी ये है कि दो एन टाइप मटेरियल्स के बीच में मेरा पी टाइप मटेरियल सैंडविच हुआ होगा। तो इसके तीन टर्मिनल, यानी कि एक एन टाइप पे टर्मिनल दिया हुआ होगा, एक पी टाइप पे टर्मिनल दिया हुआ होगा, और एक एन टाइप पे टर्मिनल दिया हुआ होगा। तो थ्री टर्मिनल डिवाइस है ये, और इस डिवाइस का नाम है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर की पहली टाइप जो है वो एन पी एन ट्रांजिस्टर है। एन पी एन इसकी डायग्राम, इसकी सिचुएशन के लिहाज से ही इसका नाम रखा गया। एक और ट्रांजिस्टर जो बनाया जा सकता है वो कुछ इस तरह है कि मेरे पास ये है पी टाइप मटेरियल, ये है एन टाइप, एंड देन अगेन पी टाइप। तो दो पी टाइप के बीच में एन टाइप मटेरियल जो है वो रखा हुआ है, तो ये वाला ट्रांजिस्टर आपका कहलाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक एस थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है जो कि कंडक्ट करती है और इंसुलेट करती है इलेक्ट्रिक करंट को और वोल्टेज को, और इंसुलेट भी करती है और कंडक्ट भी करती है, जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर करता है। और इसको हम एज अ स्विच और एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं सर्किट में। स्विच और एम्पलीफायर का क्या काम है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रांजिस्टर को मज़ीद और डिटेल में अगर हमने देखना है तो ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम है, ट्रांजिस्टर के जो तीन टर्मिनल हैं उनके एक नाम है। पेपर के अंदर एक ईयर में सिर्फ ये आ गया था सवाल कि ट्रांजिस्टर जो है उसको डिफाइन करें, उसके टाइप्स बताएं और इनकी सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करें। तो सर्किट डायग्राम क्या थी कि जो ट्रांजिस्टर है ये इसकी नॉर्मल डायग्राम है ये, और ये इसकी नॉर्मल डायग्राम है, ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। जब सर्किट डायग्राम की बात की जाती है तो आप किस तरह ड्रॉ करेंगे? आप सबसे पहले एक बैटरी जैसा सिंबल जो होता है वो बनाएंगे, फिर एक एंड के ऊपर आप इस तरह कट करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और दूसरे एंड को भी इस तरह ले जाएंगे। तो ये आपने तीन टर्मिनल बना दिए, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल। जो टर्मिनल सेंटर से निकलता है वो हमेशा क्या होता है? बेस होता है। जिस टर्मिनल के पास एरो बना हुआ होता है वो हमेशा इमिटर होता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो आपका कलेक्टर होता है। तो सबसे पहले जब भी हम ट्रांजिस्टर बनाएंगे हमें डिफ्रेंशिएट रखना है कि इसमें से बेस कौन है, इमिटर कौन है और कलेक्टर कौन है। तीन टर्मिनल के तीन नाम हैं, बेस, कलेक्टर, इमिटर। बेस जो है वो हमेशा जो सैंडविच हुआ होता है बीच में वो होता है, और अपोजिट जो दो एंड है उसमें से कोई एक कलेक्टर होता है, कोई एक इमिटर होता है। सर्किट डायग्राम में एक्सप्लेन करने के लिए हम एरो बनाते हैं जिससे पता चलता है कि इमिटर कौन है और कलेक्टर कौन है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव क्योंकि अट्रैक्ट करता है तो इमिटर का जो एरो है वो इनवर्ड होता है, अंदर की डायरेक्शन में होता है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव रिपेल करता है, और नेगेटिव बाहर की तरफ फ्लो करता है करंट। तो इसलिए नेगेटिव के फ्लो की वजह से इसका एरो बाहर की तरफ रखा गया है। पॉजिटिव की तरफ क्योंकि आता है करंट तो इसलिए इसका एरो अंदर की तरफ रखा गया है। तो इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल से भी हम बता सकते हैं कि मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया है। और इनके जो तीन टर्मिनल हैं इनको हम नाम दे सकते हैं कलेक्टर, बेस और इमिटर का। अब ये होता क्या है कि हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं। किस तरह यूज़ कर सकते हैं? देखो, अगर ये मेरे पास ट्रांजिस्टर का बेस है, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास ट्रांजिस्टर का इमीटर है, और इसके बीच में मैंने सपोज़ करो एक अलार्म लगाया हुआ है, ठीक है, अलार्मिंग डिवाइस लगाई हुई है, अलार्म लगाया, ठीक है। अब देखें होगा क्या।
ये जो आपका कलेक्टर है और ये जो आपका इमीटर है, इमीटर पे मैं एरो बना देता हूँ, ये आपका इमीटर है, इन दो में से करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे पाथ कंप्लीट नहीं होगा, ये रास्ता कंप्लीट नहीं होगा। किस वजह से कंप्लीट नहीं होगा? क्योंकि बेस ने जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। बेस बेस अगर पुश करे और इन दोनों को मिला दे, कलेक्टर और इमीटर को, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, अलार्म बज जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि बेस जो है वो वोल्टेज के ऊपर काम करेगा, क्योंकि 0.7 वोल्टेज अगर सपोज करें इस वोल्ट देने से ये बेस जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो 0.7 वोल्ट पे अलार्म बज जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि हम इससे पहले एक सिंपली एक बटन लगा देते हैं, ठीक है, जो बेस से जाके कनेक्टेड है। अलार्म सर्किट आपका हमेशा ऑन है। आपने जैसे ही इस बटन को प्रेस करा, बेस के ऊपर 0.7 वोल्ट गया, उस बेस ने इमीटर और कलेक्टर को मैच करवा दिया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, अलार्म बच गया। तो ये एज ए स्विच का सिंपल सा सर्किट बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सर्किट। इसी तरह ये लोग यहाँ पे लेज़र लाइट या कोई ऐसी चीज़ भी रख सकते हैं कि जैसे ही लेज़र लाइट पड़े इसके ऊपर, तो लेज़र लाइट की वजह से यहाँ पे 0.7 वोल्ट जनरेट हो, और 0.7 वोल्ट जनरेट होने की वजह से ये दोनों को मिला दे और अलार्म बच जाए। तो ये एज ए स्विच का भी काम करता है कि स्विच क्या करता है, जैसे ऑन ऑफ होता है ना, ये आपका स्विच है, ये ऑन है और ये आपका ऑफ कंडीशन में स्विच। तो जब आपका स्विच जो है वो ऑफ होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये वो कंडीशन है जब बेस के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं आ रही। जैसे ही बेस के ऊपर 0.7 वोल्टेज आते हैं, बेस ऑन हो जाता है, तो कलेक्टर और मीटर को मिला देता है, सर्किट में से करंट गुजर जाता है। तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। स्विच के तौर पे ट्रांजिस्टर जो है वो आपका काम कर रहा है। दूसरा जो काम है ट्रांजिस्टर का, वो एज एन एम्पलीफायर भी काम कर सकता है, एज एन एम्पलीफायर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल दूंगा, छोटा सा सिग्नल दूंगा, और ये मुझे इसी सिग्नल को लार्ज करके देगा। सिर्फ क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफिकेशन के लिए सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर VEE यानी कि इमीटर के ऊपर वोल्टेजेस और VCB कलेक्टर टू बेस वोल्टेजेस प्रोवाइड करना लाजमी होते हैं। यही वोल्टेजेस इनपुट सिग्नल को जो है वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। किस तरह इंक्रीज करते हैं? लेट्स सपोज कि हमारे पास जो इनपुट एक वीक सिग्नल है, जो हमने इनपुट वाली साइड जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे प्रोवाइड करा। इमीटर बेस के ऊपर हमने एक लोड रेजिस्टेंस RC लगाई हुई है, विच इज़ कनेक्टेड इन अ कलेक्टर सर्किट, जो कि कलेक्टर सर्किट में कनेक्टेड है। ये जो मैंने DC वोल्टेजेस VEE अप्लाई करे हैं इनपुट सर्किट को अलॉन्ग विद द इनपुट सिग्नल, सिग्नल भी यहीं से आ रहा है और VEE वोल्टेज भी यहीं से आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो वोल्टेजेस हैं सिग्नल टू अचीव द एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस के लिए हैं। यानी कि DC वोल्टेजेस सपोज करें कि इनपुट सिग्नल को इन्हेंस करके आगे भेज रहे हैं, द DC वोल्टेजेस VEE कीप्स द इमीटर बेस जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। इस वोल्टेजेस की वजह से एक काम ये भी होता है कि आपका जो इमीटर बेस जंक्शन होता है ना, ये हमेशा फॉरवर्ड रहता है, मतलब ये हमेशा करंट को अलाउ करता है कि यहाँ से गुजरे। ठीक है। लो वीक सिग्नल जब आपका आता है तो जो वोल्टेजेस आपके VCB कलेक्टर बेस के ऊपर वोल्टेजेस होते हैं, वो हैवी वोल्टेजेस होते हैं, वो वोल्टेजेस उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट के ऊपर देते हैं। तो ये सर्किट आपका एक सिंपल सा कौन सा सर्किट कहलाता है? ये आपका सर्किट कहलाता है एम्पलीफायर का सर्किट। ये सबसे बेसिक एम्पलीफिकेशन का सर्किट है जो मैंने सामने ड्रॉ किया है। इसके अंदर ये याद रखना है आपने कि VEE जो टर्मिनल है आपका, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होना चाहिए, जिससे आपका बेस इमीटर जंक्शन जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होगा। MCQs के अंदर ये सवाल आ जाता है, एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए इमीटर बेस जो इमीटर टू बेस जो आपका जंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बाइस। VEE वोल्टेजेस ये काम करते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं। पीछे से सिग्नल आए या सिग्नल नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रहेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपका कहलाता है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब कोई सवाल वगैरह तो आप लोग कर सकते हैं।
जी हाँ, जब वोल्टेजेस देते हैं तो दोनों ज्वाइन, वोल्टेजेस हट जाते हैं तो ज्वाइनिंग उनकी हट जाती है। देखो जब बेस के ऊपर वोल्टेज मिलता है ना, तब ये ज्वाइन हो जाता है।